हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ अभिजय बैच के आलोक में भी आप सभी लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि अभिजय बैच के आलोक में हम लोगों ने आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में अपने अध्ययन और अध्यापन के कार्यों को प्रारंभ किया हुआ है। फिलहाल देखिएगा, अभिजय बैच के आलोक में जो आपका मेन टॉपिक बना हुआ है, तो मेन टॉपिक हमने जो बनाया था उसमें हमने ये कैलकुलेशन की होगी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में जो आर्थिक गतिविधियां हैं या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो आर्थिक व्यवहार है ना, तो जो आर्थिक व्यवहार है या जो कंपनी के भारत में जो आर्थिक गतिविधियां हैं, इनको आप किस रूप में क्या है कैलकुलेट करके चलेंगे। रिगार्डिंग दिस एक प्रॉपर सिनॉप्सिस हमने आपको देने का कार्य किया है कि भारत में जब कंपनी की आर्थिक गतिविधियों को आप कैलकुलेट करने का कार्य करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन किस प्रकार से आ जानी चाहिए, वो हम ऑलरेडी आपको क्या बता चुके हैं। और सबसे पहला डिस्कशन जो आपने स्टार्ट किया है वो भू राजस्व व्यवस्थाओं को लेकर के किया है। यानी कि कुल मिलाकर के हमको ये समझना होगा, हमको ये कहना होगा कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्थिक गतिविधियां रही हैं उनमें सबसे पहला डिस्कशन जो हमने उठाया है वो भू राजस्व व्यवस्थाओं का हमने उठाया है। और मेरे प्यारे साथियों, भू राजस्व व्यवस्थाओं के आलोक में अभी तक आपने फार्मिंग सिस्टम को कैलकुलेट कर लिया है और अभी तक आपने क्या है स्थायी बंदोबस्त को भी क्या है कैलकुलेट कर लिया है। अगर हम केवल भू राजस्व व्यवस्थाओं की बात करेंगे तो भू राजस्व व्यवस्थाओं के आलोक में अभी आपके दो महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं। एक आपका बनेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था और एक आपका क्या बनेगा महलवाड़ी व्यवस्था। तो आज का जो डिस्कशन आपका होगा वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में होगा। अगर आप यूकेपीएससी के पुराने पैटर्न को ऑब्जर्व करने की बात करोगे तो यूकेपीएससी का पुराना पैटर्न ये बिल्कुल आपको समझाएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को आधार बनाते हुए उसने लगातार सवालों का जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने किया है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि सवाल अपने नेचर में आसान रहा या सवाल अपने नेचर में टिपिकल रहा। हमको तो यहां पर एक ही कार्य करना पड़ेगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट कर लिया जाए कि सवाल अपना कोई भी नेचर लेकर के हमारी परीक्षा में अगर आता है तो हम उस सवाल को इजीली क्या है बीट कर पाए, हरा पाए, उसको क्या है अटेम्प्ट कर पाए। तो आज का जो आपका डिस्कशन होगा वो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लेकर के होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे मेन टॉपिक का नाम क्या मिला भैया आपको, तो मेन टॉपिक के नाम में आप क्या कहेंगे, मेन टॉपिक का जो आपको नाम मिला है तो आपने क्या कहा रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा। आपने क्या कहा भाई रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो मिला वो आपका क्या हो गया मेन टॉपिक आपका हो गया। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था को आपको क्या मान के कैलकुलेट करना है, तो आप देख पा रहे हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये क्या है, ये एक प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था है, एक प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था है, एक प्रकार की क्या कहेंगे भाई, एक प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था, एक प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था। तो सबसे पहले हमको यहां पर यह समझना होगा, सबसे पहले आपको कहां अपना ध्यान आकर्षित करना होगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को अगर हम एक प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था मान के चलते हैं तो पहला सवाल जो आपको निकालना है, यानी कि शुरुआत में जो सवाल आपको निकाल के चलने हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था का आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा लागू होने का धरातल। सबसे पहले जो आपको कैलकुलेट करके चलना होगा वो लागू होने का जो धरातल है वो आपको क्या है यहां पर कैलकुलेट करके चलना होगा। लागू होने का धरातल क्या है आपको यहां पर कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। और जब आप लागू होने के धरातल को कैलकुलेट करने का कार्य करोगे तो आपको यहां पर क्या तीन प्रकार से जो आपका टाइम है उस पर आपको विचार करना होगा। एक टाइम आप क्या लेके चलेंगे 1792 एडी लेके चलेंगे भाई, एक टाइम आप क्या लेके चलेंगे 1792 एडी आप लेके चलेंगे, और एक टाइम आप क्या लेके चलेंगे 1820 का लेके चलेंगे, और अगला वाला जो आपका टाइम होगा उसको भी आप कहां कैलकुलेट करके चलेंगे 1820 में ही क्या है कैलकुलेट करके चलेंगे, 1820 में ही क्या है भाई कैलकुलेट करके चलेंगे। अच्छा, आप लोगों का जो एग्जामिनर है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था को आधार बनाते हुए आपको
जो सबसे ज्यादा परेशान करने का प्रयास करता है वो 1792 को आधार बना करके प्रयास करता है। आपको परेशान करने का मामला क्या है? मामला यह है कि 1792 ईस्वी का मतलब यह हो जाता है कि यहां पर हमको अब यह कहने का मौका मिलेगा कि भारत में इस व्यवस्था को यही तो कहेंगे ना हम कि भारत में इस व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया गया। भारत में इस व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया गया। भारत में इस व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया गया। हम आपको परेशान नहीं होने देंगे। पहले जो आपकी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेज हैं उनको बना लेते हैं। भारत में इस व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया गया। अच्छा, इस व्यवस्था को भारत में जो लागू करने का कार्य किया, इस व्यवस्था को जो भारत में लागू करने का कार्य, तो अगर आपको यह बताना हो कि भारत में सबसे पहले इस व्यवस्था को लागू करने का कार्य किया गया, तो वहां पर आपका नाम क्या जाएगा? वहां पर आपका नाम क्या जाएगा? कैप्टन रीड। वहां पर आपको नाम क्या लिखना पड़ेगा? कैप्टन रीड। यानी कि कैप्टन रीड जो है उन्होंने ही 1792 ईस्वी में इस व्यवस्था को भारतीय संदर्भ में सबसे पहली बार क्या है मेरे प्यारे साथियों, लागू करने का कार्य किया था। और लागू करने का कार्य कहां पर हुआ? लागू करने का कार्य कहां पर हुआ? तो लागू करने का कार्य कहां पर? तो यहां पर जो आपकी चर्चा हो जानी चाहिए वेरी लिमिटेड आ जानी चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा सीमित आपकी हो जानी चाहिए। आप ये कहेंगे कि सबसे पहली बार इसको कहां पर लागू किया गया, तो यहां आपको ये कहना पड़ेगा कि मद्रास का 12 महल जिला। मद्रास का 12 महल जिला, मद्रास का 12 महल जिला। यानी कि केवल और केवल 1792 ईस्वी में इस व्यवस्था को मद्रास के 12 महल जिले में ही क्या है? लागू किया गया। मद्रास के क्या है भाई? 12 महल जिले में ही क्या है? लागू किया गया। अब यह चौंकाने वाली बात है। यहां हम लोग कई बार अपने आप को क्या परेशान करा बैठते हैं। 1793 एडी में आपको भारत में क्या दिखाई पड़ा? स्थायी बंदोबस्त आपको दिखाई पड़ा। लेकिन स्थायी बंदोबस्त के आने से एक साल पहले ही इस व्यवस्था को एज अ पायलट प्रोजेक्ट, क्या कहा हमने? इस व्यवस्था को एज अ पायलट प्रोजेक्ट अंग्रेज लागू कर चुके थे और बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र पर इस व्यवस्था को लागू कराने का कार्य किया गया, ताकि इस व्यवस्था के नेगेटिव एस्पेक्ट को भी समझा जा सके और ताकि इस व्यवस्था के पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी क्या है? समझा जा सके। तो हम ये बात कह सकते हैं कि 1792 ईस्वी में यह व्यवस्था जो आपके सामने आई है, तो इस व्यवस्था के रिगार्डिंग आप ये बात कहेंगे कि ये क्या है? एज अ पायलट प्रोजेक्ट आपके सामने आई है। इस व्यवस्था को 1792 एडी में जो लागू किया गया, तो आप ये कहेंगे एज अ पायलट प्रोजेक्ट इसको लाया गया। यानी कि अंग्रेज इस व्यवस्था को अपना करके वो एक साथ कई प्रकार की कैलकुलेशंस कर रहे थे। तो उन्होंने ये माना कि ठीक है भाई, स्थायी बंदोबस्त के बिहाफ पे तो हमको आगे जाना ही जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस व्यवस्था को भी हम क्या है? एज अ पायलट प्रोजेक्ट लागू करा के देख लेते हैं और इन बातों को जरा चेक कर लेते हैं कि इसके फायदे क्या होंगे और इसके क्या है? नुकसान क्या होंगे। तो कुछ इस प्रकार का जो विचार है आपको यहां पर लाना होगा। साथ ही साथ एक बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, कभी भी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का फाउंडर कौन है, यानी कि इस व्यवस्था का संस्थापक कौन है, तो अगर फाउंडर के बारे में सवाल आपसे पुटअप किया गया है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आपका तो यहां पर राइट आंसर हो जाना चाहिए। तो फाउंडर के रिगार्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा वो कैप्टन रीड ही माने जाएंगे। यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जो फाउंडर हैं वहां भी आपको आंसर क्या बनाना पड़ेगा? वहां भी जो आपको आंसर बना के चलना पड़ेगा वो कैप्टन रीड को ही अपना क्या है? आंसर आपको बना के चलना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन कब की है? ये कैलकुलेशन 1792 एडी की है। ये कैलकुलेशन कब की है भाई? ये कैलकुलेशन 1792 एडी की है। अब हम क्या है? एक नया सवाल आपको बना के दिखाते हैं। नया सवाल आप किस रूप से बनाओगे कि यहां तो आप देख पा रहे हैं कि भारत में इस व्यवस्था को हमने क्या है? सर्वप्रथम लागू करने की बात की है कैप्टन रीड की ओर से। 1792 को आपने आधार बनाया और एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र पर इस व्यवस्था को एज अ पायलट प्रोजेक्ट क्या है भाई? लागू किया गया। और रिगार्डिंग दिस कैप्टन रीड ही क्या माने जाएंगे? इस व्यवस्था के संस्थापक माने जाएंगे। लेकिन अगर आपको यह बताना पड़ जाए कि जो आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था है, अगर सवाल की लैंग्वेज ये रह जाए कि इस व्यवस्था को व्यवस्थित तौर पर
इस व्यवस्था को व्यवस्थित तौर पर, इस व्यवस्था को व्यवस्थित तौर पर भारत में कब लागू किया गया? भारत में कब लागू किया गया? भारत में कब लागू किया गया? तो अगर आपको वर्ष आधारित अपना आंसर बनाना पड़ जाए, क्या कहा हमने? अगर आपको वर्ष आधारित अपना आंसर यहां पे बनाना पड़ जाए कि इस व्यवस्था को व्यवस्थित तौर पर भारत में कब लागू किया गया, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर आना चाहिए, यहां पर जो आपका राइट आंसर आना चाहिए, आप क्या कहेंगे कि यहां पर जो आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए, तो राइट आंसर आपका क्या आ जाना चाहिए? 1820 एडी ही आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए है। तो सबसे पहले कब है? 1792 में है। लेकिन भारत में इस व्यवस्था को अगर आपको यह बताना पड़ जाए कि व्यवस्थित तौर पर, है ना, यानी कि सिस्टमैटिकली इस व्यवस्था को भारत में कब लागू किया गया, तो वहां पर आपको क्या है, ये रेफरेंसेस आपको उठाने पड़ेंगे, यानी कि 1820 में आपको जाना पड़ेगा। अब मामला क्या? मामला यह है कि यहां पर जो 1820 का आपने ग्राउंड बनाया है, इसमें दो प्रकार की कैलकुलेशन आपकी होंगी। एक तो आप जोड़ के चलेंगे व्यक्ति को, जिनका नाम क्या होगा? मुनरो। नाम क्या होगा आपका? मुनरो महोदय। और मुनरो की ओर से आप क्या बात कहेंगे? ये कहेंगे कि शेष मद्रास में यानी कि 12 महल के अतिरिक्त शेष मद्रास में इस व्यवस्था को लागू कराने का, शेष मद्रास में इस व्यवस्था को लागू कराने का कार्य किया, शेष मद्रास में इस व्यवस्था को क्या है भी? लागू कराने का कार्य किया। किसने किया? मुनरो महोदय ने किया। लेकिन संस्थापक कौन माने जाएंगे आपके? कैप्टन रीड ही माने जाएंगे। संस्थापक आपको कौन माने जाएंगे? कैप्टन रीड ही आपके माने जाएंगे। अगर आप 1820 की ये वाली कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर आपको नाम लेना पड़ेगा एल्फिंस्टन का। यहां पर आपको नाम किसका लेके चलना पड़ेगा? एल्फिंस्टन का लेके चलना पड़ेगा। और एल्फिंस्टन की ओर से आप क्या कहेंगे? एल्फिंस्टन की ओर से आप ये कहेंगे कि बंबई में, क्या कहेंगे भाई? बंबई में इस व्यवस्था को लागू कराने का कार्य किया। बंबई में इस व्यवस्था को लागू कराने का कार्य किया। बंबई में इस व्यवस्था को लागू कराने का कार्य किया। बंबई में इस व्यवस्था को लागू कराने का कार्य किया। किसने किया? एल्फिंस्टन महोदय ने। तो ये जो रेफरेंसेस हमने आपको बताए हैं, ये रेफरेंसेस अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। आपको 1792 की पूरी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए और आपको यहां पर क्या है, 1820 को भी क्या है, प्रॉपरली कैलकुलेट करना आना चाहिए। 1792 में क्या लेके चलेंगे वो हमने आपको बता दिया है और 1820 के संदर्भ में आपकी कैलकुलेशन क्या हो जानी चाहिए ये भी हमने आपको बता दिया है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे एक मजाक और कर सकता है। अगर वो ये पूछ बैठे, अगर आपसे सवाल ऐसा आ जाए कि सवाल में ये पूछा जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक यानी कि रियल फाउंडर, वो परेशान करेगा आपको। तो अगर वो वास्तविक संस्थापक आपसे पुटअप करने की बात करे तो वास्तविक संस्थापक के कॉन्टेक्स्ट में अब यहां पर जो आपका आंसर है वो कैप्टन रीड नहीं होना चाहिए। अब यहां पर जो आपका आंसर होगा वो कैप्टन रीड नहीं होना चाहिए, बल्कि यहां पर जो आपका आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? आप क्या कहेंगे? मुनरो महोदय। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुनरो महोदय हो जाएगा। तो वास्तविक संस्थापक कोई और आपको लेकर चलना है और खाली संस्थापक क्या है, आपको कोई और लेकर के चलना है। वो जहां जहां आपको परेशान कर सकता है या जहां जहां आपको कंफ्यूज कर सकता है वो तमाम प्रकार की बातें क्या है, हम आपके सामने यहां पर रखने का कार्य कर रहे हैं। और हमने पूरी कोशिश यहां तक की है कि आपको हर मुद्दे पर क्या है, सवाल निकाल के दिखाया जाए। तो जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, ठहराव आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और जब आप ठहराव लेकर के चलेंगे तो ये टाइम की कैलकुलेशन हमने आपके सामने रखी और टाइम की कैलकुलेशन करनी आपको मेरे प्यारे साथियों क्या है, बिल्कुल आ जानी चाहिए। तो एक मुद्दा तो आपका ये रहा कि लागू होने के धरातल को आधार बना करके
आप यहां पर किस प्रकार का परीक्षा उपयोगी व्यवहार कर सकते हैं। तो वो जो आपका महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी व्यवहार है वो हमने आपके सामने क्या है प्रस्तुत करने का कार्य किया, वो हमने आपके सामने क्या है प्रस्तुत करने का कार्य किया। अब यहां पर आपको कुछ और समझना है और जो भी जानकारियां हैं उन जानकारियों को आधार बना करके आप क्या है आज सवाल निकालने की कोशिश किया करो। आप क्या है सवाल निकालने की कोशिश किया करो। अब देखेगा एक जानकारी हमारे पास क्या आती है, जानकारी यह आती है कि जिसमें कहा जाता है कि इस व्यवस्था को कुल ब्रिटिश भारत के 51 क्या कहेंगे 51% भौगोलिक क्षेत्र पर 51% भौगोलिक क्षेत्र पर लागू किया गया। 51% भौगोलिक क्षेत्र पर लागू किया गया। 51% भौगोलिक क्षेत्र पर लागू किया गया है ना। इस व्यवस्था को कुल ब्रिटिश भारत के 51% भौगोलिक क्षेत्र पर लागू किया गया। अब ये जो आपके भौगोलिक क्षेत्र हैं इनका वर्गीकरण भी आपको करना आना चाहिए। ये जो आपके भौगोलिक क्षेत्र हैं इनका वर्गीकरण यानी कि इनका क्लासिफिकेशन भी करना आपको आना चाहिए। तो इनका वर्गीकरण आप कैसे करेंगे भाई, एक तो आपको मद्रास मिल रहा है, मद्रास के साथ साथ आप क्या लेके चलेंगे बंबई भी आप लेके चलेंगे, मद्रास के साथ साथ आप क्या लेके चलेंगे बंबई भी आप लेके चलेंगे, और बंबई के साथ साथ क्या आप लोग असम भी लेके चलेंगे, बंबई के साथ साथ क्या आप लोग असम भी लेके चलेंगे, बंबई के साथ साथ क्या आप लोग क्या है असम भी लेकर के यहां पर चलेंगे। अब यहां से क्या है हम अपना एक नया सवाल बनाते हैं, क्योंकि ये जानकारी तो सभी के पास है कि इस व्यवस्था को कुल ब्रिटिश भारत के 51% भौगोलिक क्षेत्र पर लागू करने का कार्य किया, और जो भी आपके रेस्पेक्टिव ज्योग्राफिकल एरियाज रहे उनका जो प्रॉपर क्लासिफिकेशन है आप इस प्रकार से कर सकते हैं। मद्रास है, बंबई है और आपके सामने क्या है भाई असम है। लेकिन हम एक जानकारी और जोड़ के चलेंगे जिसमें यह कहा जाएगा कि एकमात्र ऐसी भू राजस्व व्यवस्था एकमात्र ऐसी भू राजस्व व्यवस्था जिसे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पर लागू किया गया, जिसे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पर लागू किया गया। तो यह बन गया आपका सवाल, भौगोलिक क्षेत्र पर लागू किया गया। यानी कि भारत में अंग्रेजों ने जो भी तमाम प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाओं को अपनाने का कार्य किया, मेरे प्यारे साथियों उनमें और रैयतवाड़ी व्यवस्था ही एकमात्र ऐसी भू राजस्व व्यवस्था आपको नजर आएगी जिसे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पर लागू किया गया। तो ये जो आपका 51% वाला आप आंकड़ा यहां पर लेकर चल रहे हैं, तो इस आंकड़े का प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना भी आपको आ जाना चाहिए, और साथ ही साथ क्या इस प्रकार के सवाल का जुड़ाव भी आप लोग करके चलेंगे कि एकमात्र ऐसी भू राजस्व व्यवस्था है जिसे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पर लागू करने का कार्य किया गया अंग्रेजों की ओर से। अब इसमें अगली कैलकुलेशन हमको यहीं पर कर लेनी है, तो अगली कैलकुलेशन हम लोग यहां पर क्या करके चलेंगे, तो अगली कैलकुलेशन आपकी ये बनेगी। यहां पर देखिएगा आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका और रैयतवाड़ी व्यवस्था है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भू राजस्व की दर है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भू राजस्व की दर है इसका आंकड़ा आपसे पूछा जाएगा। तो जो आपकी भू राजस्व की दर है उसमें आप क्या है दो प्रकार की कैलकुलेशन करके चलेंगे। एक कैलकुलेशन क्या होगी आपकी मिनिमम, एक कैलकुलेशन किसकी होगी आपकी मिनिमम की, और एक कैलकुलेशन आपकी किसकी होगी भाई मैक्सिमम की होगी। एक कैलकुलेशन आप किसकी लेके चलेंगे मिनिमम की, और एक कैलकुलेशन किसकी होगी आपकी मैक्सिमम की होगी। और यहां बताने का तरीका क्या होगा, यहां आप दोनों ही जगह एक सेंटेंस का प्रयोग करेंगे जिसमें कहेंगे
कि उत्पादन का, यहां बिल्कुल पूरा आपको बात कहने का मौका मिलेगा। हालांकि स्थायी बंदोबस्त में हमने आपको सावधान कर दिया है कि स्थायी बंदोबस्त में इस प्रकार के सेंटेंस का आप प्रयोग नहीं कर पाते, लेकिन यहां पर क्या है, इस प्रकार के सेंटेंस का आप प्रयोग करेंगे जब आप भू राजस्व की दर को यहां पर क्या है कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे। तो उत्पादन का आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि कुल उत्पादन का। तो मिनिमम जो रहेगी वो रहेगी आपका उत्पादन का 33%। मिनिमम जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, उत्पादन का 33% रहेगा। और मैक्सिमम जो रहेगा वो क्या रहेगा भाई, वो उत्पादन का 55% हो जाएगा, यानी कि उत्पादन का क्या हो जाएगा, 55% हो जाएगा। तो यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम जो आपकी भू राजस्व दर है उसको भी आपको क्या है साथियों कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। और यदि ऐसा है तो अब हम क्या क्या बातें यहां पर लिख सकते हैं। तो पहली बात तो हम ये लिख सकते हैं कि इस व्यवस्था में भू राजस्व की दर, इस व्यवस्था में भू राजस्व की दर स्थायी प्रकृति की नहीं रही, स्थायी प्रकृति की नहीं रही। ओके, इस व्यवस्था में जो भू राजस्व दर है वो क्या है, स्थायी प्रकृति की नहीं रही, क्योंकि वेरिएशन आपको मिल रहा है ना 33% और 55% के बीच में। दूसरी बात क्या कहेंगे कि इस व्यवस्था में भू राजस्व की दर, परिवर्तनशील प्रकृति की रही, परिवर्तनशील प्रकृति की रही, है ना। क्योंकि आप वेरिएशन लेके चलेंगे, कहां से कहां, फ्रॉम 33% और टू कहां लेके चलेंगे 55%। यानी कि जो भू राजस्व की दर है वो 33% और 55% के बीच में क्या है परिवर्तित होती रही, यानी कि क्या होती रही, वेरिएट होती रही। तो यहां यही बात आपको कहना पड़ेगा कि इस व्यवस्था में भू राजस्व की जो दर है वो स्थायी प्रकृति की नहीं है, बल्कि इस व्यवस्था में जो भू राजस्व की दर है वो क्या है, वो परिवर्तनशील प्रकृति की है। और इसमें भी अगर आपको बताना पड़े तो आप ये कर सकते हैं कि परिवर्तनशील इस नाते रही, परिवर्तनशील इस नाते रही क्योंकि वास्तविक उत्पादन को भू राजस्व के निर्धारण का, क्योंकि वास्तविक उत्पादन को भू राजस्व के निर्धारण का, क्योंकि वास्तविक उत्पादन को भू राजस्व के निर्धारण का आधार बनाया गया, क्योंकि वास्तविक उत्पादन को भू राजस्व के निर्धारण का आधार बनाया गया, क्योंकि वास्तविक उत्पादन को क्या है भाई, भू राजस्व के निर्धारण का आधार बनाया गया। यानी कि मतलब क्या है कि अगर आपका वास्तविक उत्पादन, कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपका वास्तविक उत्पादन, जो वास्तविक आपका उत्पादन है, जो वास्तविक कृषि उत्पादन है, अगर वो क्या है, वो प्रभावशाली नहीं है, वो क्या है, वो प्रभावशाली नहीं है, वो अगर प्रभावशाली नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भू राजस्व माफ हो जाएगा। अगर आपका वास्तविक उत्पादन बहुत ज्यादा उन्नत नहीं है, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि आपका भू राजस्व माफ हो जाएगा। हाँ ठीक है, आपको क्या है रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, यानी कि आपको क्या है मिनिमम के थ्रू क्या देना पड़ेगा, कंपनी को भू राजस्व आपको देना पड़ेगा, लेकिन देना अवश्य पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो वास्तविक उत्पादन है, अगर आपका वास्तविक कृषि उत्पादन, अगर आपका वास्तविक कृषि उत्पादन जो है, अगर आपका वास्तविक कृषि उत्पादन जो है वो क्या है भाई, अगर वो प्रभावशाली है, अगर वो कैसा है, अगर वो प्रभावशाली है, यानी कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, यानी कि बहुत ज्यादा क्या उन्नत है, तो फिर आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। आपको जो रेवेन्यू पे करना होगा वो 55% के अकॉर्डिंग क्या है, आपको अपना रेवेन्यू पे करना होगा।
तो ये लैंग्वेजेस हमने आपको बना करके दिखाया, ठीक है। तो इस व्यवस्था को कुल ब्रिटिश भारत के 51% भौगोलिक क्षेत्र पर लागू करने का कार्य किया गया। ये जो आपके रेस्पेक्टिव ज्योग्राफिकल एरियाज होंगे, इनका क्लासिफिकेशन मद्रास, बंबई, असम के रूप में आप करेंगे। एकमात्र ऐसी भूराजस्व व्यवस्था मानी गई है जिसे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पर लागू किया गया। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व की दर को आपको मिनिमम और मैक्सिमम में कैसे कैलकुलेट करके चलना है, तो उत्पादन का 33% क्या है, मिनिमम है, और उत्पादन का 55% क्या है, मैक्सिमम है। और यदि ऐसा है तो फिर आपको ऐसा व्यवहार करके चलना पड़ेगा कि इस व्यवस्था में भू राजस्व की दर स्थायी प्रकृति की नहीं दिखाई पड़ी, बल्कि परिवर्तनशील प्रकृति की रही है। और परिवर्तनशील इस नाते इसको रखा गया क्योंकि वास्तविक उत्पादन को भू राजस्व के निर्धारण का आधार बनाया गया। अगर आपका उत्पादन प्रभावशाली नहीं है, उन्नत नहीं है, तो आपको वही कहना पड़ेगा कि भू राजस्व आपका माफ नहीं होगा, लेकिन आपको रिलैक्सेशन अवश्य दिया जाएगा, आपको छूट अवश्य दी जाएगी, है ना। आप उत्पादन का 33% के हिसाब से क्या है, कंपनी को रेवेन्यू पे करने का कार्य करेंगे। लेकिन अगर आपका वास्तविक उत्पादन क्या है, जो वास्तविक कृषि उत्पादन है, वो अगर प्रभावशाली है, वो अगर कैसा दिखाई पड़ता है, वेरी इफेक्टिव आपको दिखाई पड़ता है, तो फिर आपको रिलैक्सेशन यहां पर नहीं दिया जाएगा। आपको उत्पादन के 55% के हिसाब से क्या है, कंपनी को रेवेन्यू पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अब हम ये कहने की स्थिति में आ गए हैं कि इस चर्चा के माध्यम से अब ये हमने केवल रैयतवाड़ी व्यवस्था का इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा है, और इस चर्चा में केवल आप क्या है, इंट्रोडक्शन को ही डील करके चलेंगे। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था में आगे क्या खास बातें हैं, ठीक है, तो वो जो खास बातें आपके सामने आएंगी वो नई चर्चा के माध्यम से आएंगी। इस चर्चा में, इस क्लास में केवल इतना ही कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का इंट्रोडक्शन आप कैसे लेके चलेंगे, और जब आप इसका इंट्रोडक्शन लेकर के चलेंगे तो क्या आप सवालों को बनाने की स्थिति में हैं, क्या आप सवालों को कैलकुलेट करने की स्थिति में हैं, वो तरीका हमने आपको क्या है यहां पर सिखाने का कार्य किया है। तो इस कक्षा में इतना ही। इसका जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट क्लास में क्या है आपके सामने आ ही जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि कक्षाओं के साथ लगातार अपना जुड़ाव बना के चलें, अपने आप को लाभान्वित कराते रहें, ठीक है, और व्यवस्थित तरीके से नोट्स भी बनाने का कार्य करें। कोशिश करें कि नोट्स ऐसा बन जाए जिसको एग्जामिनेशन से ठीक पहले क्या है रिवाइज करना काफी आसान हो जाए। और यह भी प्रयास करना है, हम ठहराव के साथ आपको इसी नाते पढ़ा रहे हैं, ताकि जब आप लोग इस कक्षा के साथ अपना जुड़ाव करके चलेंगे तो जुड़ाव करने की प्रक्रिया में ही तमाम प्रकार की बातें क्या है आपके माइंड में स्टैब्लिश हो जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों, संदेशों और अपेक्षाओं के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।